हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। सो आज मैं जितने भी इंपॉर्टेंट सिस्टम्स होते हैं उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि 1D बॉक्स हो गया, ठीक है, हार्मोनिक ऑसिलेटर हो गया, इसके भी 1D और 2D डायमेंशन की बात करूँगी। ये जो वन पार्टिकल इन वन बॉक्स है उसमें भी हम 3D 2D इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, तो मैं इंपॉर्टेंट सिस्टम्स के बारे में आपको बताऊंगी, जैसे पोटेंशियल स्टेप्स ये, ठीक है। लेकिन इसमें भी मैं आपको डेरिवेशन नहीं बताऊंगी। एक तो मैं आपको बताऊंगी कि इन सबके वेव फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। एक तो वेव फंक्शन बताऊंगी, एक बताऊंगी कि इसकी इन सबकी एनर्जी क्या होती है। थर्ड, इनमें जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जो होते हैं वो बताऊंगी। ये जो डायग्राम्स होंगे वो आपको BRC के इंटरव्यू में हेल्प करेंगे, प्लस आप जो PhD का जो इंटरव्यू देते हैं उसमें भी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल विदाउट डेरिवेशन के आपको सारे सिस्टम्स बताऊंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट, इफ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड द बटन। थैंक यू। आप ये मेरे बारे में देख सकते हैं, मैंने MSc IIT कानपुर से किया है और मैंने ये एग्जाम्स क्लियर किए हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट सिस्टम देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम 1 डायमेंशनल बॉक्स, ठीक है। इसके अलावा हम 3D बॉक्स और 2D बॉक्स की भी बात करेंगे। तो 1 डायमेंशन का मतलब है कि जो पार्टिकल है ना वो 1 डायरेक्शन में ही मूव करेगा। जैसे हमने यहाँ पर सबसे पहले लिया है x डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। तो जो इसकी लेंथ होगी बॉक्स की वो 0 to a तक लिमिट हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल जो है 0 to a तक ही क्या करेगा, ये मूव करेगा, यहाँ से यहाँ तक ही मूव करेगा, ठीक है। लेकिन जो अदर डायरेक्शन है वहाँ पर इसकी जो वॉल की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। तो ये 1 डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है। यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो 0 कंसिडर करते हैं हम, ठीक है। तो यदि हम श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करते हैं तो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होगी, ये वाली हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन होगी, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2me अपॉन एच कट स्क्वायर साइन इक्वल्स टू बी 0। तो इस तरह की इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, आपने मैथमेटिकल फिजिक्स में देखा ही होगा। इस तरह से हम d निकालते हैं और प्लस माइनस आयोटा k निकालते हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा साइन होगा वो a की पर आयोटा kx होगा, मतलब एक तो हम आयोटा kx की वैल्यू रखेंगे और एक माइनस का आयोटा kx की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो हम इसको कॉस में लिखेंगे, तो कॉस में क्या होगा, ये a cos kx और प्लस b sin kx, ठीक है। मैं डायरेक्ट आपको फंक्शन भी बता सकती थी, लेकिन यहाँ पर मैं एक आपको आइडिया दे रही हूँ कि साइन की वैल्यू कैसे निकली है, ठीक है। तो आप ये वाली डेरिवेशन को अदर सिस्टम्स में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हमको पता है कि यहाँ पर ये जो है 3 अननोन वेरिएबल्स है, कौन कौन से, a b और k। अब हम क्या करेंगे, पहले हम बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे। इवन तो यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन नहीं दे रखी, लेकिन हमें पता है कि जो हमारा सिस्टम है, जो वेव फंक्शन है वो इनफाइनाइट पर क्या होगा, वैनिश हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 0 रखेंगे और वहाँ पर साइन की वैल्यू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। x इक्वल्स टू a रखकर भी वहाँ पर साइन की वैल्यू 0 कर देंगे और x इक्वल्स टू 0 रखकर भी साइन की वैल्यू 0 कर देंगे। तो हम एक बार आपको बता देती हूँ कैसे करेंगे। तो अब हम a और b की वैल्यू निकालते हैं, कब, जब x इक्वल्स टू 0 और a रखने पर साइन की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। तो साइन की वैल्यू 0 कब आएगी, जब x की वैल्यू क्या होगी, 0। तो a cos 0 इज 1 प्लस b sin 0 इज 0। तो यहाँ से निकल के आया a की वैल्यू कितनी है, 0। इस तरह से हम बाउंड्री कंडीशन लगा के कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो a की वैल्यू 0 आ गई, तो साइन कहाँ रिड्यूस हो गया, साइन हो गया b sin kx में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, b और k की वैल्यू निकालेंगे। तो b की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि b आगे की तरफ है तो हम नॉर्मलाइजेशन के थ्रू हम b जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, साइन स्टार इंटीग्रेशन में साइन स्टार साइन इक्वल्स टू बी 0, ठीक है। तो जैसे ही पुट करेंगे तो b की वैल्यू ये आएगी, क्या आएगी, रूट में 2/a। अब हमको k की वैल्यू भी निकालनी है, तो k के लिए हम दूसरी वाली बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। क्या, जब x इक्वल्स टू a होगा तभी भी क्या होता है, साइन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो हमने देखा साइन 0 है कब, जब x की वैल्यू कितनी है, a। तो cos k a, लेकिन हमको पता है a तो 0 है तो ये वाली टर्म तो वैसे ही 0 हो जाएगी, प्लस b sin k a। हमें पता है b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, अदरवाइज पूरा फंक्शन ही 0 हो जाएगा, फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि इन दोनों में से एक तो 0 होना ही पड़ेगा यदि हमको लेफ्ट हैंड साइड के बराबर करना है, ठीक है। तो b तो 0 हो ही नहीं सकता, तो 0 क्या होगा, साइन के a, ठीक है। तो साइन के ए 0 कब होगा, जब साइन क्या होगा, एन पाई। तो के ए क्या होगा, एन पाई, और के की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आई, एन पाई अपॉन ए, ठीक है। तो इस तरह से हमने ए की वैल्यू निकाली 0, बी की वैल्यू निकाली हमने रूट में 2/a और के की वैल्यू क्या निकाली हमने, एन पाई ए, ठीक है। अब हमने इन सभी वैल्यू को पुट कर दिया इस वाले फंक्शन में, तो ये निकल गया हमारा साइन का फंक्शन, रूट में 2/a साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, ठीक है। हम किसी भी सिस्टम में दो तरह की चीज़ें देखेंगे, एक तो हम देखेंगे वेव फंक्शन और दूसरा देखेंगे हम एनर्जी, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमने वेव फंक्शन तो देख लिया, ठीक है, क्या होता है, रूट में 2/a साइन एन पाई एक्स अपॉन ए। अब हम देखेंगे एनर्जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। हमें पता है जो के है वो क्या है, के ये वाली वैल्यू है के की, ठीक है। और हमें एक के की ये वाली वैल्यू भी पता है, ठीक है, ये वाली। तो के क्या है, के स्क्वायर है, बट ये है ना, तो के स्क्वायर कितना है, रूट में के स्क्वायर है 2me अपॉन एच कट स्क्वायर,
ठीक है। और एक के हमारा क्या था, n पाई ए, तो इसको हम लिख देंगे n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से हम ई की वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या आएगा, n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। तो यहाँ से हमने 1D बॉक्स के लिए वेव फंक्शन और एनर्जी की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं किसकी, डायग्राम की। अब हम जो 1D बॉक्स है उसके लिए डायग्राम पुट करते हैं। तो उसके पहले हम देख लेते हैं वेव फंक्शन क्या है। वेव फंक्शन इस तरह से होगा, रूट में 2/a साइन n पाई x अपॉन ए। ठीक है, एनर्जी स्टेट के लिए वेव फंक्शन इस तरह से होगा। ठीक है, जो हमारा 1D बॉक्स है तो हम 0 to a तक ही हमारे बॉक्स को रखेंगे और यहाँ पर इन्फाइनाइट तक रखेंगे। ठीक है, पहले हम n = 1 पुट करके देखेंगे और n = 1 के लिए वेव फंक्शन लिखेंगे। तो क्या आएगा, ये साइन में पाई x अपॉन ए। ठीक है, और इसके लिए वेव फंक्शन पुट करके देखेंगे तो हमको पता है x = 0 पुट करेंगे तो वेव फंक्शन 0 आएगा, x = a पुट करेंगे तो वेव फंक्शन 0 आएगा। ये तो हमें पहले से ही पता था। तो अब हम क्या करेंगे, x = a/2 पुट करेंगे। तो a/2 पुट करने पर ये क्या आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो हमको पता है कि वेव फंक्शन किस तरह से ड्रॉ होगा, इस तरह से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, n = 2 के लिए वेव फंक्शन ड्रॉ करेंगे। तो n = 2 के लिए क्या होगा, ये रूट में 2/a साइन 2 पाई x अपॉन ए। पहले 0 और a के लिए तो हमें पता है ये 0 ही होगा। अब हम इसको पहले a/2 पुट करते हैं। a/2 पुट करने पर ये साइन पाई आ रहा है, साइन पाई 0 होता है। तो मतलब ये a/2 पे n = 2 जैसे रखेंगे तो ये a/2 पर भी क्या आ रही है, 0 वैल्यू आ रही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पुट करेंगे मैक्सिमम चाहिए हमें, तो कहीं पर मैक्सिमम आना चाहिए। तो हम x = a/4 पुट करेंगे। तो a/4 पुट करते हैं तो ये वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। और तो ये वाला ड्रॉ किस तरह से हो जाएगा, इस तरह से ये वाला ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 0 है। अब हमें पता नहीं है मैक्सिमम इधर जाएगा कि इधर जाएगा। तो हम x = 3a/4 पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो जैसे हम 3a/4 पुट करेंगे तो नेगेटिव में वैल्यू आ रही है इसकी, तो ये वेव फंक्शन इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम n = 3 के लिए भी करेंगे। अब हम साइन स्क्वायर के लिए क्या करते हैं, डायग्राम प्लॉट करते हैं। तो साइन स्क्वायर क्या है, इस साइन का स्क्वायर। तो जहाँ पर भी नेगेटिव होगी वो भी क्या चीज़ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पर नेगेटिव थी तो ये भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और ये नेगेटिव जा रहा है n = 3 के लिए, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि साइन का स्क्वायर है। ठीक है, अब हम पार्टिकल इन 3 डायमेंशन में बात करते हैं। 3 डायमेंशन मतलब x, y और z। ठीक है, सो हमें 1D के बारे में पता था, तो जस्ट हमको क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है 3D में। ठीक है, सो साइन x, y, z है था, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, साइन x में, ठीक है, साइन y एंड साइन z। साइन x में क्या होगा, फंक्शन हमें पता ही क्या होता है, ये होता है रूट में 2/a साइन n पाई x अपॉन ए। अब हमको क्या करना है, जहाँ पर भी x है उसकी जगह y करना है, क्योंकि फंक्शन किसका है, y का। लेकिन हमको इसकी बॉक्स को a की जगह b रख सकते हैं। ठीक है, अभी हमने इसको एक सिमेट्रिक बॉक्स नहीं कंसीडर किया है, तो हम इसको जो लेंथ थी उसको b रख देंगे, रूट में 2/b साइन n पाई y अपॉन b। ठीक है, और z में हम c रख देंगे, तो रूट में 2/c साइन n पाई z/c। ठीक है, यहाँ n को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने इसको nx, ny और nz माना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3D में वेव फंक्शन। ठीक है, तो हम एनर्जी की बात करते हैं 3 डायमेंशन में। ठीक है, तो हमें पता है 1D में एनर्जी क्या होती है, n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। ठीक है, हमें ये चीज़ तो कांस्टेंट है, तो ये तो चीज़ बाहर आ जाएगी। ठीक है, और 3D में लिखना है तो ये क्या बन जाएगा, nx का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस ny का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस nz का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, और बाहर आ जाएगा पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, तो ये हमारी पार्टिकल इन 3D हो गया। देखो हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें डीजेनरेसी के बारे में यहीं से पता चलेगा। ठीक है, डीजेनरेसी होती क्या है बेसिकली, यदि मान लो एक से ज़्यादा फंक्शन है, जैसे साइन 1 है, साइन 2 है, साइन 3 है। ठीक है, ये तीनों ही फंक्शन की सेम एनर्जी वैल्यू ई है, तो यहाँ पर बोलेंगे डीजेनरेसी है। ठीक है, और डीजेनरेसी, नॉन डीजेनरेसी क्या होती है, यदि एक फंक्शन की सिर्फ एक ही एनर्जी वैल्यू होती है, इस फंक्शन की E1 वैल्यू नहीं हो सकती, E2 वैल्यू ही हो सकती है, तो ऐसे टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं नॉन डिजनरेट आइगन फंक्शंस। ठीक है, सो हमको डिजनरेसी कब देखने को मिलेगी, जब एक से ज़्यादा वेव फंक्शन की सेम एनर्जी वैल्यू होगी। ठीक है, तो हमें डीजेनरेसी किससे पता चलेगी, एनर्जी से। तो हम 3D में एनर्जी देखते हैं पहले। हमको पता है 3D में जो एनर्जी होती है वो ये होती है। ठीक है, अब हम डीजेनरेसी किससे देखेंगे, ये जो n की वैल्यू है उनसे हम डीजेनरेसी देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं नेट में, यदि आपको नेट में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि कोई ग्राउंड स्टेट दे देंगे किसी सिस्टम का। ठीक है, यहाँ तो हम 1D बॉक्स की बात कर रहे हैं, किसी भी सिस्टम के लिए हम पहले बोल देंगे ग्राउंड स्टेट की एनर्जी से पता करो कि यहाँ पर डीजेनरेसी है या नहीं है, डीजेनरेसी तो कितनी है। ठीक है, या फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है, वो हार्मोनिक ऑसिलेटर की, तो वहाँ पर डीजेनरेसी बताओ। इस तरह से डीजेनरेसी निकालने को आता है एनर्जी से। ठीक है,
हार्मोनिक ऑसिलेटर और 1D बॉक्स में ये डिफरेंस होता है कि जो एन की वैल्यू होती है ना, वो एन की वैल्यू हम 0 पुट कर सकते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर में, लेकिन 1D बॉक्स हो गया, 2D बॉक्स हो गया, 3D बॉक्स हो गया, जहाँ पर भी पार्टिकल इन 1 बॉक्स की बात करते हैं, तब एन की वैल्यू हम 1 ही ले सकते हैं, इससे कम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो यदि हम डिजेनरेसी की बात करते हैं 3 डायमेंशनल में, ग्राउंड स्टेट में, तो ग्राउंड स्टेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे पहले, तो एनर्जी क्या आ जाएगी 3 पाई स्क्वायर एच स्क्वायर पर 2m स्क्वायर, ठीक है। यदि हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तभी निकलेगी जब एन की वैल्यू हम एक नंबर बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यदि हम इन दोनों को 1 रखते हैं और एक को 2 पुट कर देंगे, तो हम वो कौन सी स्टेट हो जाएगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी, ठीक है। तो एनर्जी क्या आ जाएगी 6 पाई स्क्वायर एच स्क्वायर पर 2m स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से कितने फंक्शन हो सकते हैं, 3 फंक्शन ऐसे हो सकते हैं जिनकी वैल्यू क्या होगी 3 पाई स्क्वायर एच स्क्वायर पर 2m स्क्वायर। सेकंड एक्साइटेड स्टेट कब निकलेगी, जब हम एक और एन की वैल्यू को 2 रख देंगे, ठीक है। तो तब एनर्जी क्या होगी, तब एनर्जी होगी हमारी 9 पाई स्क्वायर एच स्क्वायर पर 2ma स्क्वायर, ठीक है। इस तरह के भी कितने फंक्शन होंगे, इस तरह के भी हमारे 3 फंक्शन होंगे। यहाँ पर 2 दिख रहा है, ये स्क्रीन में इतना आया नहीं है। 3 फंक्शन ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी वैल्यू कितनी होगी 9 पाई स्क्वायर एच स्क्वायर पर 2m स्क्वायर। कौन कौन से फंक्शन होंगे, 2 2 1 वाला भी एक फंक्शन होगा जिनकी वैल्यू क्या होगी एनर्जी की 9 पाई स्क्वायर एच स्क्वायर पर 2m स्क्वायर, ठीक है। तो यदि यहाँ पर डिजेनरेसी की बात करते हैं, तो यहाँ पर तो कोई डिजेनरेसी नहीं है, लेकिन यहाँ पर कितनी डिजेनरेसी है 3, मतलब 3 ऐसे फंक्शन हैं जिनकी एनर्जी वैल्यू कितनी है ये, और इसमें 3 ऐसे फंक्शन है जिनकी एनर्जी वैल्यू कितनी है ये, ठीक है। तो नेट में आपको किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक्साइटेड स्टेट देखेंगे, जैसे कि 5th एक्साइटेड स्टेट हो गया या फिर 3rd एक्साइटेड स्टेट हो गया, उसमें इस सिस्टम के लिए, और सिस्टम कोई सा भी दे सकते हैं वो, जैसे कि हार्मोनिक ऑसिलेटर हो गया, 1D बॉक्स हो गया, ठीक है, 3D बॉक्स हो गया, 1D बॉक्स तो चलो हो ही नहीं सकता, 3D बॉक्स हो गया, 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर हो गया। इसमें आपको डिजेनरेसी पता करनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको डिजेनरेसी पता करनी है, हमेशा 3 होगी जरूरी नहीं है, तो वो डिपेंड करता है, तो वहाँ पर आपको डिजेनरेसी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह के एक तो क्वेश्चन आते हैं कि डिजेनरेसी बताओ। सेकंड आपको इस तरह का क्वेश्चन दे सकते हैं कि आपको एक्साइटेड स्टेट दे देंगे कि ये वाले एक्साइटेड स्टेट के लिए एनर्जी निकालनी है और सिस्टम दे देंगे, ठीक है। तो आप एक तो एनर्जी निकालने का आ सकता है और एक आपको आ सकता है क्या, डिजेनरेसी निकालने का। इस तरह के क्वेश्चन आपको BRC में भी और नेट में भी जो पार्ट बी होता है उसमें आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक आपको नेट में इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे सिस्टम है, कि सिस्टम से रिलेटेड आपको सब कुछ पता होना चाहिए। सिस्टम है तो आपको उसका वेव फंक्शन पता ही होगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ सिस्टम देते हैं और पूछा जाता है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है एनर्जी की, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू किस तरह से निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। उसमें आपको वेव फंक्शन चाहिए होता है, इसलिए आपको हर सिस्टम का वेव फंक्शन पता होना चाहिए। एवरेज एनर्जी और एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस तरह से क्या होता है इंटीग्रेशन में साइन स्टार ई साइन dx। एवरेज एनर्जी या फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम किसी की भी निकाल सकते हैं, एनर्जी की, मोमेंटम की, ठीक है, पोजीशन की। तो जो भी चीज़ यहाँ पर होती है उसको हम सेंटर में लिखते हैं, ठीक है, और साइड में क्या लिखते हैं साइन और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। जैसे कि यदि हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक्स की निकालनी है तो हम इंटीग्रेशन करेंगे साइन स्टार एक्स एक्स साइन dx, ठीक है। इस तरह से हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसी की भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने का फॉर्मूला, 2 तरीके फॉर्मूले मैंने यहाँ पर दिखाया है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो इन दोनों में से कब कब यूज़ करना है वो मैं बताती हूँ आपको। देखो, यदि आपको एग्जाम में, नेट के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आपको सिस्टम गिवन है, ठीक है, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने को बोला है, तब तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, ठीक है। यदि आपको 1D बॉक्स 3D बॉक्स इनके वेव फंक्शन गिवन है तो भी आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, ठीक है। तब एवरेज एनर्जी और एक्सपेक्टेशन वैल्यू इस तरह से निकलेगी। लेकिन यदि आपको फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है 2/5 sin 1 प्लस रूट में 3/5 sin 3, इस तरह से कोई फंक्शन दिया हुआ है, तब एवरेज एनर्जी इस तरह से निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। निकल तो इससे भी जाएगी लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या होता है, एवरेज एनर्जी इक्वल्स टू होती है प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय एनर्जी। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कहाँ पर देखेगी, इस तरह के फंक्शन में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो इस कोफिशिएंट का स्क्वायर करना पड़ेगा मल्टीप्लाई में इस फंक्शन की एनर्जी प्लस इस कोफिशिएंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई में इस फंक्शन की एनर्जी। ये बार मैं बता देती हूँ, यदि ऐसा कोई फंक्शन गिवन है तब एवरेज एनर्जी क्या होगी, एवरेज एनर्जी होगी हमारी 2/5 E1 प्लस 3/5 E3। अब हमको सिस्टम तो पता नहीं है तो हम इसको इस तरह से छोड़ देंगे, ठीक है। तो 1D बॉक्स के लिए E1 हमें पता है क्या होगी, पाई स्क्वायर एच कैट स्क्वायर अपन 2m स्क्वायर, और E3 के लिए क्या होगी
3π² h/2m²। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको नेट के पार्ट बी में देखने को मिलते हैं और बीआरसी में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सिस्टम्स की वेव फंक्शन और एनर्जी बता रही हूँ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये वाला एक क्वेश्चन मैंने दिया है, ये शायद नेट में आया था, उससे ही मैंने निकाला है ये वाला क्वेश्चन। तो उसके आपको एवरेज एनर्जी निकालनी है। तो मैंने यहाँ पर सिस्टम नहीं लिखा है, मैं सिस्टम लिख देती हूँ। यदि सिस्टम हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर गिवन है तो उसके लिए एवरेज एनर्जी निकालनी है। तो अभी आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं पता है तो आप क्या करना, अभी आगे आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर बताऊंगी, तब आपको ये एवरेज एनर्जी निकालनी है, ठीक है। अब हम इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल की बात करते हैं, जो कि कैसी है, सिमेट्रिक है, ठीक है। तो सिमेट्रिक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल की बात करते हैं, लेकिन 1D में। तो सिमेट्रिक होने का मतलब ये है कि जो लेंथ होगी ना बॉक्स की, वो -a to a होगी, ठीक है। हम नॉन सिमेट्रिक में 0 to a ले लेते हैं, लेकिन सिमेट्रिक में -a to a लेंगे, मतलब इसका जो 0 होगा वो यहाँ पर होगा, और 0 के इस साइड भी a की लेंथ होगी और इस साइड भी a की लेंथ होगी, ठीक है। तो इसकी टोटल लेंथ कितनी हो गई, 2a लेंथ हो गई, ठीक है। यहाँ पर हम, क्योंकि वो 2a लेंथ का एक 1D बॉक्स है, और लेकिन y और z में माइनस इन्फाइनाइट और इन्फाइनाइट है, इसलिए हम इसको सिमेट्रिक इन्फाइनाइट पोटेंशियल वेल बोलते हैं। यहाँ पर हम वेव फंक्शन की बात करते हैं, तो वेव फंक्शन इस तरह से होता है। यदि n की वैल्यू इवन है तो हम ये वाला फंक्शन यूज करते हैं, कौन सा, 1/√a sin nπx/2a। 2a इसलिए क्योंकि बॉक्स की लेंथ कितनी है, 2a। यदि n की वैल्यू ऑड है तो हम 1/√a cos nπx/2a ये वाला वेव फंक्शन यूज लेंगे। अब कैसे याद रखना है, ऑड में ओ है और कॉस में भी क्या होता है, ओ आता है। तो ऑड वाले में कौन सा फंक्शन आएगा, कॉस वाला, और इवन में कौन सा आएगा, साइन वाला, ठीक है। अब हमारे जो 1D बॉक्स था उसमें क्या था, रूट में 2/a आता था, ठीक है, लेकिन फंक्शन कैसा था, एक ही था। लेकिन अब यहाँ पर दो में डिवाइड हो गया, इसलिए यहाँ पर 2 नहीं आया। इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। और यहाँ पर 2a इसलिए आया क्योंकि बॉक्स की लेंथ कितनी थी, 2a। यदि हम इसके एनर्जी की बात करते हैं तो क्या आएगी, n² π² h² 8m²। इसको 1D बॉक्स से कंपेयर करके देखते हैं, तो देखो 1D बॉक्स में कितनी थी, n² π² h² 2ma², लेकिन यहाँ पर लेंथ कितनी है, 2a। 2a रखेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, 8m²। तो इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको वेव फंक्शन याद होना चाहिए बस। n ऑड होता है तो यहाँ पर कॉस आएगा, और n इवन होता है तो यहाँ पर साइन आएगा। अब हम क्या करते हैं, डायग्राम देखते हैं सिमेट्रिक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेव फंक्शन लिखेंगे n = 1 के लिए, फिर 2 के लिए और 3 के लिए, और हम अपना इसका डायग्राम प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो n = 1 क्या है, ऑड है, तो हम कॉस वाला लेंगे। n = 2 इवन है तो साइन, फिर n = 3 कॉस है तो ऑड है तो कॉस लेंगे, n = 4 इवन है तो साइन लेंगे। तो इस तरह से पहले फंक्शन लिखेंगे और उसके रिस्पेक्ट में हम डायग्राम प्लॉट करेंगे। n = 1 के लिए क्या होगा, 1/√a cos πx/2a हो जाएगा, ठीक है। अब हम -a to a पुट करेंगे। हमको पता है -a to a पर फंक्शन क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है। ये क्या है, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है, तो फंक्शन तो वैनिश होना ही है। अब हम पहले 0 पुट करेंगे, तो cos 0 क्या होता है, 1। तो ये फंक्शन x = 0 पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो डायग्राम किस तरह से प्लॉट होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। तो अब हम n = 2 रखते हैं, तो n = 2 रखने पर फंक्शन क्या होगा, ये वाला 1/√a sin में 2πx/2a, ठीक है। सो साइन वाले फंक्शन में अब हम -a to a रख कर देखेंगे तो फंक्शन क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमने यहाँ पर 0 कर दिया इसको। अब हमने x = 0 रखा तो फंक्शन क्या आएगा, 0, तो यहाँ पर 0 कर दिया। अब हमको क्या करना है, a/2 रख कर देखना है पहले। तो जैसे हम a/2 रख कर देखेंगे तो फंक्शन क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो ये तो 0 है, तो a/2 क्या आएगा, यहाँ पर आएगा। तो a/2 पर यह फंक्शन पॉजिटिव भी आएगा और कितना आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो ये इस तरह से प्लॉट हो जाएगा। अब -a/2 रख कर देते हैं, तो -a/2 पर ये फंक्शन क्या आएगा, नेगेटिव, लेकिन मैक्सिमम। इस तरह से डायग्राम प्लॉट हो जाएगा। सेम हम n = 3 के लिए भी करेंगे। तो इस तरह से 1D बॉक्स के लिए पहले हम फंक्शन को लिखते हैं, n की वैल्यूज पुट करते हैं, एंड देन फिर उसका डायग्राम प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में यदि आपसे पूछते हैं ये, तो पहले आपको फंक्शन लिखना है, n की वैल्यूज पुट करनी है और फिर डायग्राम को प्लॉट करना है, ठीक है। हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करते हैं, तो 1D में हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है कि एक ऐसा ऑसिलेटर होता है जो कि फिक्स पॉइंट के अराउंड क्या करता है, ऑसिलेट करता है इन ए स्ट्रेट लाइन। यदि 1D की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन में फिक्स पॉइंट के अराउंड ऑसिलेट करने वाले को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटर बोलते हैं। और ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब वहाँ पर एक रिस्टोरिंग फोर्स वर्क कर रहा हो, ठीक है। ये रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, और वो फिक्स पॉइंट के अराउंड उस ऑसिलेटर को लेकर आता है, इसलिए वो ऑसिलेट कर पाता है, ठीक है। यहाँ पर हम नेट में क्या, इसकी डेरिवेशन आपको एमएससी में मिल जाएगा। तो हम नेट में वेव फंक्शन को देखते हैं, एनर्जी को देखते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर डेरिवेशन नीड नहीं है तो मैं डेरिवेशन नहीं बता रही हूँ, ठीक है। तो हम वेव फंक्शन लिखते हैं। वेव फंक्शन क्या हुआ, α/2n n⁴√π⁴1/2 e की पावर में -α² x² h⁴x। यहाँ पर h⁴x आएगा तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि ये क्या होता है, एक हर्माइट पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। तो जब भी हम n = 1 रखेंगे तो हम पॉलिनोमियल का भी n = 1 रखेंगे, ठीक है। तो ये h⁴x होगा, ठीक है। तो इसको हम n की फॉर्म में लिखेंगे तो भी ज़्यादा सही है ये, ठीक है। ये n ले लेंगे।
ये सबसे ईजिएस्ट फॉर्म है। क्या होता है, हम वाई लिखते हैं अल्फा एक्स, तो जहाँ पर भी अल्फा एक्स है उसको वाई लिखेंगे और ये जो कांस्टेंट है ना उसको हमने एन कंसीडर कर लिया, तो क्या होगा एन ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 एच वाई। ठीक है, जहाँ एच वाई क्या है, वही हर्माइट पॉलिनोमियल है। ठीक है, लेकिन आपको ये याद रखना ज़्यादा सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू भी हम लिख सकते हैं। तो यदि हम बात करते हैं हर्माइट पॉलिनोमियल की, तो मैंने यहाँ पर 0, 1 और 2 की वैल्यूज बताई है। यदि आपको और ज़्यादा देखनी है कि हर्माइट पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, तो आप मैथमेटिकल फिजिक्स में हर्माइट पॉलिनोमियल की इक्वेशन होती है, उससे जाकर और अदर फर्दर हर्माइट पॉलिनोमियल निकाल सकते हो। तो H0y हर्माइट पॉलिनोमियल क्या होता है, 1 होता है। H1y क्या होता है, 2 अल्फा एक्स। X2y क्या होता है, 4 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने फंक्शन देख लिया, फंक्शन की वैल्यू देख ली क्या होता है। अब हम पहले एनर्जी देख लेते हैं हमारे ऑसिलेटर की, उसके बाद में हम डायग्राम देखेंगे। क्या होती है, बहुत सिंपल होती है, n+1/2 एच क्रॉस ओमेगा। ओमेगा होता है फ्रिक्वेंसी होती है उस ऑसिलेटर की, एच क्रॉस होता है और n+1/2 होता है। तो n+1/2 एच क्रॉस ओमेगा हार्मोनिक ऑसिलेटर की क्या होती है, एनर्जी होती है। ठीक है, अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। अब हम इसके डायग्राम को देखते हैं। तो डायग्राम देखने के लिए हम देखते हैं पहले साइन इक्वल्स टू, हमको पता है, तो हमें पता है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर में n=0 वैलिड होता है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट एनर्जी यहाँ पर वैलिड होती है। 0 रखेंगे तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी एच क्रॉस ओमेगा बाई 2, ये हमारी 0 पॉइंट एनर्जी होती है हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। जब हम एनर्जी के लिए n=0 ले सकते हैं, तो हम वेव फंक्शन के लिए भी n=0 ले सकते हैं। तो n=0 लेंगे तो हार्मोनिक ऑसिलेटर की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगी। ई की पावर में क्या आएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, क्योंकि यहाँ पर तो एन, ये एन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, और ये कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू क्या होगी, अल्फा अपॉन रूट पाई की पावर 1/2। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है वो ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, हम डायग्राम पुट करेंगे। कैसे होगा, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो ये माइनस इन्फाइनेट और इन्फाइनेट पर ये क्या हो जाएगा, 0 की तरफ प्रोसेस करेगा, तो मतलब 0 की तरफ जाएगा ये। ठीक है, और इन्फाइनेट पर 0 हो जाएगा। और यदि हम x=0 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 की तरफ जाएगी, और इस तरह से इसका डायग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब हम n=1 पर देखते हैं। तो n=1 पर हर्माइट पॉलिनोमियल क्या होता है, 2 अल्फा एक्स, तो यहाँ पर हम 2 अल्फा एक्स लिख देंगे। ठीक है, एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 एच क्रॉस ओमेगा। ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर आएगा, और कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा अपॉन 2 रूट पाई की पावर 1/2। ठीक है, तो ये फंक्शन इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, यदि हम इसको सिर्फ एक्स की फॉर्म में देखते हैं तो एक्स कहाँ पर है, एक तो एक्स यहाँ पर है और इस तरह से है। ठीक है, तो यदि हम डायग्राम पुट करते हैं तो अब ये सिर्फ ई की पावर माइनस अल्फा, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर पर डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि ये एक्स पर भी डिपेंड कर रहा है। तो फंक्शन किस तरह से होगा, देखो माइनस इन्फाइनेट और इन्फाइनेट पर तो ये 0 होगा ही होगा, लेकिन जैसे x=0 पुट करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। ठीक है, यदि हम n=2 लेते हैं तो हमने देखा कि हर्माइट पॉलिनोमियल कैसा है, 4 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। ठीक है, और ई की पावर में माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 तो आएगा ही आएगा, और कांस्टेंट में ये आएगा अल्फा अपॉन 8 रूट पाई की पावर 1/2। ठीक है, तो ये तो आप करके देख लेना, इस पे एक्स डिपेंड करता ही नहीं, एन डिपेंड करता ही नहीं है, और ये हर्माइट पॉलिनोमियल मैं बता चुकी हूँ। तो यदि हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो किस तरह से आएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इस तरह से एक बार देख सकते हैं, और ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये माइनस इन्फाइनेट और इन्फाइनेट पर तो ये इस तरह से होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि x=+ माइनस √2 पर ये क्या होगा, मैंने अप्रॉक्स लिया है, +-√2 पर ये क्या होगा, 0 देगा। तो यहाँ पर इस तरह से एक फंक्शन इस तरह से डिप आएगा यहाँ पर, फिर इस तरह से आएगा और फिर इस तरह से आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो फंक्शन होता है n=2 पर इस तरह से बनेगा। ठीक है, यदि हम x=0 पुट करते हैं तो देखो नेगेटिव में वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ नहीं जाके नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम डायग्राम निकालते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने नोड भी लिखा है। देखो n=0 था तो हमने देखा यहाँ पर कोई भी नोड नहीं आ रहा, यहाँ पर कोई भी डिप नहीं आ रही है, एक भी टच नहीं कर रहा है किसी भी फंक्शन को, x पर कोई भी 0 नहीं हो रहा है, तो मतलब नोड कितना है, 0 है। n=1 पर हमने देखा कि ये x को यहाँ पर टच कर रहा है, तो मतलब नोड 1 है। n=2 पर नोड कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर और यहाँ पर इसको टच कर रहा है। तो जैसे n=3 रखेंगे तो हमको 3 नोड मिलेंगे, मतलब ये 3 बार x को टच करेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर नोड आते हैं। और एनर्जी की वैल्यू देखते हैं तो n=2 पर कितनी वैल्यू होगी, 5/2 एच क्रॉस ओमेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर हार्मोनिक ऑसिलेटर 1D के लिए वेव फंक्शन देखा है, एनर्जी देखी है और डायग्राम देखा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर इन 3D। ठीक है, तो यदि आपको 1D के बारे में पता है तो आप 3D में इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, बस इसको एक्सपेंड करना है y और z में भी। ठीक है, लेकिन इसको बताने का पर्पस ये होता है कि यहाँ पर हमको डिजेनरेसी भी पता चलती है। एग्जाम में आपको डिजेनरेसी के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ। यदि आपको सिस्टम दे रखा है हार्मोनिक ऑसिलेटर, आप वो पूछ सकते हैं कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में डिजेनरेसी कितनी है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में डिजेनरेसी कितनी है। ठीक है,
तो यदि हम हार्मोनिक ऑसिलेटर के फंक्शन की बात करते हैं तो हमको पता है कि फंक्शन कितना होगा 3D में साइन एक्स, साइन वाई और साइन जेड, ठीक है। तो हमें एक्स के बारे में पता है क्योंकि बहुत लंबा फंक्शन था, क्या एन ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 या एक्स स्क्वायर बाई 2 कर लेते हैं। चलो इसको कौन एक्स क्या होगा हमारे यहाँ पर अल्फा एक्स प्राइम के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एन और हमारे पॉलिनोमियल एक्स, ठीक है। वापस ये एन आएगा ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 एच वाई, फिर एन ई की पावर माइनस वाई जेड स्क्वायर बाई 2 एच जेड। इस तरह से 3D में हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेव फंक्शन होगा। एनर्जी की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ एन ही होता है, तो हम एन को क्या लिख सकते हैं एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड प्लस जो हमारा 1/2 था उसको 3 बार लिख देंगे हम, तो कितना देगा 3/2 एच क्रॉस ओमेगा। तो ये हमारी क्या होती है एनर्जी होती है, ठीक है। यदि हम इसको टोटल को कैपिटल एन या स्मॉल एन कंसिडर करते हैं तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है। तो इससे क्या होगा हमें एनर्जी निकालने में और इजी हो जाएगा। आप इससे भी आ सकते हैं और इससे भी आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डिजेनरेसी देखते हैं, तो डिजेनरेसी किससे निकालेंगे हम, इस एन एक्स एन वाई और एन जेड से, ठीक है। तो हम ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं, तो ग्राउंड स्टेट में एन की वैल्यू 0 रख सकते हैं, तो हम तीनों में 0 रख देंगे। तो एनर्जी कितनी आएगी 3/2 एच क्रॉस ओमेगा। और ये एक ही ऐसा फंक्शन है, देखो एक ही ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यू 3/2 एच क्रॉस ओमेगा है, तो यहाँ पर डिजेनरेसी कितनी है 0, ठीक है। अब हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कब होगा, जब एन की वैल्यू हम 0 से बढ़ाकर 1 कर देंगे, किसी एक की, ठीक है। तो हमने 0 0 1 कर दिया, 1 0 0 0 1 0, ये 3 ऐसे स्टेट है जिनकी वैल्यू कितनी हो सकती है एनर्जी की 5/2 एच क्रॉस ओमेगा। इसका मतलब डिजेनरेसी कितनी हो गई 3 हो गई, ठीक है। अब हम सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं, तो ये तब पॉसिबल है जब हम 2 की वैल्यू 1 1 पुट कर दें या सिर्फ 1 की वैल्यू हुई हम 2 पुट कर दें, ठीक है। तो देखो 0 0 2 इस तरह से 3 पॉसिबल है ये, और एक 0 1 1 1 1 0 0 1 0, ठीक है। तो इस तरह से 3 पॉसिबल है, देखो 2 0 0 की 3 पॉसिबल है, ठीक है। एक तो ये वाली पॉसिबल है 3 स्टेट, और एक 0 1 1 1 0 1 और 1 1 0, इस तरह से 3 स्टेट पॉसिबल है। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट जो होगी उसमें डिजेनरेसी कितनी होगी 6 होगी। और यदि हम एनर्जी की वैल्यू की बात करते हैं तो एनर्जी कितनी होगी यहाँ पर, कि हमने 2 पुट कर दिया यहाँ पर, तो कितना हो जाएगी ये 7/2 एच क्रॉस ओमेगा, ठीक है। इस तरह से आप थर्ड के लिए भी इस तरह से निकाल सकते हो, लेकिन इतना याद रखना बहुत मुश्किल होता है कि कोई भी स्टेप हमारा मिस हो सकता है। तो हम डिजेनरेसी का यहाँ पर एक फॉर्मूला देखते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर 3D के लिए सिर्फ, ठीक है। ये 3D के लिए काम करेगा, कितना होता है n+1 मल्टीप्लाई में n+2 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारी डिजेनरेसी निकलती है हार्मोनिक ऑसिलेटर इन 3D, ठीक है। अब हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट ही देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए देखते हैं, तो इसके लिए n कितना पॉसिबल होगा, ये टोटल n जो होगा ये n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये n रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाले n को, ठीक है। तो n सेकंड एक्साइटेड स्टेट कब होगी, जब n इक्वल्स टू 0 तो ग्राउंड स्टेट, n इक्वल्स टू 1 इज फर्स्ट एक्साइटेड, n इक्वल्स टू 2 इज सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो n इक्वल्स टू 2 रखते हैं यहाँ पर, तो 2 + 1 मल्टीप्लाई में 2 + 2 डिवाइड में 2, तो कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 4 डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा 6। तो डिजेनरेसी कितनी हो गई 6, और एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन की वैल्यू हमने 2 पुट करी थी तो 2 पुट कर देंगे यहाँ पर, तो कितनी आ जाएगी एनर्जी की वैल्यू 7/2 एच क्रॉस ओमेगा। इस तरह से हम हायर एक्साइटेड स्टेट के लिए डिजेनरेसी आराम से निकाल लेंगे क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो n इक्वल्स टू 3 क्या होगी थर्ड एक्साइटेड स्टेट होगी, तो हम क्या करेंगे इसको लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई में 3 + 2 इज 5 डिवाइड बाई 2, तो कितनी हो जाएगी, तो डिजेनरेसी कितनी आएगी। अब नेक्स्ट वाली जो डिजेनरेसी आएगी तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है। n इक्वल्स टू 3 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11, ठीक है। 9/2 एच क्रॉस ओमेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम हायर एक्साइटेड स्टेट के लिए डिजेनरेसी और एनर्जी की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर इन 3D, ठीक है। लेकिन यदि हम 2D की बात करते हैं तो डिजेनरेसी का फॉर्मूला अलग होता है। डिजेनरेसी का फॉर्मूला 2D के लिए सिर्फ n+1 होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देखो हार्मोनिक ऑसिलेटर इन 2D का वेव फंक्शन सिर्फ साइन एक्स और साइन वाई पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो कितना होगा n e की पावर में माइनस एक्स स्क्वायर एच एक्स, और एक n e की पावर में माइनस वाई स्क्वायर एच वाई हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा एच वाई। तो ये तो हो गया हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर इन 2D। एनर्जी की बात करते हैं तो क्या आएगा nx + ny तो आएगा ही, लेकिन 1/2 + 1/2 अब कितना हो जाएगा 1। तो एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी nx + ny + 1 मल्टीप्लाई में h क्रॉस ओमेगा, ठीक है। और इस nx ny को हम n भी लिख सकते हैं, तो n+1 h क्रॉस ओमेगा इसकी एनर्जी की वैल्यू होगी, ठीक है। अब हम क्योंकि हम 2D और 3D की बात इसलिए करते हैं क्योंकि डिजेनरेसी दिखनी होती है हायर एक्साइटेड स्टेट्स के लिए। तो देखो इसकी डिजेनरेसी 2D में कितनी होती है n+1। इसको हम पहले देखते हैं कि ये फॉर्मूला सही है भी या नहीं, ठीक है।
तो हम ग्राउंड स्टेट के लिए देखते हैं। तो ग्राउंड स्टेट के लिए हम यहाँ पर ग्राउंड स्टेट कब निकलेगा, जब हम 0 पुट करेंगे। 0 पुट कर दिया हमने nx और ny की वैल्यू, तो एनर्जी कितनी आती है हमारी h क्रॉस ओमेगा, क्योंकि एक ही फंक्शन है जिसकी वैल्यू h क्रॉस ओमेगा है, तो यहाँ पर कोई भी डिजेनरेसी नहीं है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, और ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कब होगा, हम एक 0 की वैल्यू 1 की तरफ ले जाए। तो 0 1 और 1 0 ये दो ऐसी स्टेट है जिनकी वैल्यू एनर्जी वैल्यू कितनी होगी 2h क्रॉस ओमेगा, तो मतलब डिजेनरेसी कितनी हो गई 2 हो गई, ठीक है। अब हम देखते हैं एन इक्वल्स टू, ये तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी। अब हम सेकंड एक्साइटेड स्टेट देख लेते हैं, ठीक है। और ये कब पॉसिबल है, जब हम एक एन की वैल्यू या तो 2 कर दें या दोनों की वैल्यू हम 1 1 कर दें, ठीक है। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, ये 3 ऐसे एगन फंक्शंस होंगे जिनका एनर्जी वैल्यू कितनी होगी 3h क्रॉस ओमेगा, ठीक है। तो डिजेनरेसी कितनी हो गई 3 हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो हम एक बार फॉर्मूला देखकर इसको देख लेते हैं। अब हम डिजेनरेसी का ये जो फॉर्मूला होता है n+1, उससे हम डिजेनरेसी देखते हैं, ठीक है। तो हम यदि हम सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो n की वैल्यू कितनी होगी 2, डिजेनरेसी कितनी होगी यहाँ पर 3, ठीक है। और एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी 3h क्रॉस ओमेगा, ठीक है। तो यदि आप ये इस तरह से निकालते भी नहीं हो तो भी हम यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू और डिजेनरेसी इजीली निकाल पा रहे हैं डिजेनरेसी के फॉर्मूले से, ठीक है। यदि हम फोर्थ एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो n की वैल्यू कितनी होगी 4, ठीक है। तो यहाँ पर डिजेनरेसी कितनी आएगी 5 और एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी 5h क्रॉस ओमेगा, ठीक है। तो यदि हम 1D की बात करते हैं तो 1D में एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है n+1/2 h क्रॉस ओमेगा, यहाँ पर डिजेनरेसी हम देखते नहीं है। और 2D की बात करते हैं तो डिजेनरेसी कितनी एनर्जी होगी n+1 h क्रॉस ओमेगा, और डिजेनरेसी होगी यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा n+1, ठीक है। तो n+1 इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। यदि हम 3D की बात करते हैं तो 3D में एनर्जी की वैल्यू होती है n+3/2 h क्रॉस ओमेगा, और डिजेनरेसी का फॉर्मूला होता है n+1 n+2 और डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। और वेव फंक्शन का फॉर्मूला आप याद रख सकते हो तो ठीक है, क्योंकि डायग्राम के लिए तो वो याद रखना ही पड़ता है, ठीक है। तो आप वेव फंक्शन का फॉर्मूला आप देख सकते हो, क्या होता है n⁻² hy, ठीक है। और ये hy क्या होता है हर्माइट पॉलिनोमियल। अब हम पोटेंशियल स्टेप जो सिस्टम होता है उसके वेव फंक्शन की बात करते हैं, और हम यहाँ पर ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की भी बात करेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल स्टेप्स क्या होता है, स्टेप की तरफ होता है ये सिस्टम, तो ये इस तरह से स्टेप होता है, और ये चीज़ डिनोट करते हैं पोटेंशियल बैरियर को, ठीक है। तो यहाँ पर V0 होता है पोटेंशियल बैरियर, यहाँ पर पोटेंशियल 0 होता है, यहाँ पर पोटेंशियल V0 होता है, ठीक है। और इसमें हम केस 1 लेते हैं जब एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर होती है, ठीक है, और जो कि पोटेंशियल V0, जो ये V0 है यहाँ पर बैरियर, उससे ज़्यादा हमारी बैरियर से ज़्यादा हमारी एनर्जी की वैल्यू होती है, तब पोटेंशियल स्टेप का वेव फंक्शन इस तरह का होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो फंक्शन होता है वो सिर्फ ऑसिलेट करता है यहाँ पर, ठीक है। मैंने जो स्टार्टिंग में आपको किस तरह से वेव फंक्शन निकालना होता है वो ये फॉर्मूला भी वहीं से निकलेगा, ये जो हमारा सॉल्यूशन है वेव फंक्शन का वो वहीं से निकलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ई की वैल्यू ज़्यादा है तो हमको पता है कि श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होगी ∇2 प्लस वही हमको स्टेप फॉलो करना है E-V/H साई इक्वल टू 0। तो बीच में सेंटर में यहाँ पर क्या आ रहा है प्लस आ रहा है, तो वेव फंक्शन का जो सॉल्यूशन होगा वो आयोटा में होगा, क्या होगा A e⁻kx प्लस B e⁻kx, ठीक है। और यहाँ पर हमेशा ही ई की वैल्यू V0 से ज़्यादा रहेगी, तो साई 2 की वैल्यू में भी क्या आएगा आयोटा ही आएगा, Ce⁻α∆x प्लस D⁻∆x, लेकिन यहाँ पर अल्फा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर तो V0 आ जाएगा जो मैंने अभी श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी थी, और यहाँ पर V की वैल्यू नॉन जीरो रहेगी। तो जो ये वेव फंक्शन था हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन जो थी 2m⁻ℏ² साई इक्वल टू 0, तो ये तो हमारा अल्फा हो जाएगा, और k क्या हो जाएगा हमारा 2m⁻ℏ², ठीक है। इस तरह से आयोटा तो आएगा लेकिन k और अल्फा के फॉर्म में आएगा सॉल्यूशन। यहाँ से हमको रिफ्लेक्शन और जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है वो वैल्यू निकालनी होती है। तो पोटेंशियल स्टेप्स हो गया या स्क्वायर वेल पोटेंशियल हो गया, वहाँ पर आपको रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। तो क्या होती है याद रखना है, जब E > V0 है तब रिफ्लेक्शन क्या होता है k-α/k+α के मॉड का स्क्वायर, और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट होता है 2k⁻k+α के मॉड का स्क्वायर। तो ये याद रखना है, ठीक है। इसको कैसे निकालते हैं आप ये जो MSc की बुक है उसमें देख सकते हो, थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन होता है लेकिन इससे आप निकाल सकते हो। जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है वो B/A के मॉड का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से आप जब B और A सॉल्व करोगे ना तो ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा k-α/k+α के मॉड का स्क्वायर, और ये आ जाएगा C/A के मॉड का स्क्वायर होता है ट्रांसमिशन, और ये कितना हो जाएगा 2k⁻k+α के मॉड का स्क्वायर। और ये C/A और B/A कैसा आया ये आपको देखना पड़ेगा करंट डेंसिटी से, तो ये आप वहाँ से देख लेना। देखो
मैं फिर भी बता देती हूँ, आर जो होता है वो क्या होता है, जे आर अपॉन जे आई होता है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की करंट डेंसिटी होती है। और टी क्या होता है, जे ट्रांसमिशन अपॉन जे आई। यहाँ से निकल के आता है बी अपॉन ए के मॉड का स्क्वायर, और यहाँ से निकल के आता है सी अपॉन ए के मॉड का स्क्वायर, ठीक है। और बी अपॉन ए और सी अपॉन ए कहाँ से निकालते हैं, यहाँ से हम निकालते हैं, तो यहाँ से ये सॉल्यूशन निकल के आता है। तो आपको डायरेक्ट ये याद रखना है कि के ग्रेटर देन वी नॉट में आर और टी इस तरह से होता है। अब हम केस 2 देखते हैं, जब ई की वैल्यू वी नॉट से कम होती है, मतलब ई कहाँ होता है, यहाँ की तरफ होता है, ठीक है। ऑब्वियसली वी नॉट की वैल्यू ज़्यादा हुई, ठीक है। तो अब हम यहाँ वेव फंक्शन देखते हैं। देखो यहाँ पर वेव फंक्शन तो सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर वी नॉट 0 था, तो यहाँ पर जो श्रोडिंगर इक्वेशन होगी वो सेंटर में क्या आएगा, प्लस ही आएगा। श्रोडिंगर इक्वेशन इस तरह से आएगी साइन 1 के लिए, ठीक है, कि 0, क्योंकि सेंटर में है प्लस, तो जो सॉल्यूशन आएगा वो आयोटा की फॉर्म में आएगा। क्या आएगा, ए ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई की पावर आयोटा के एक्स, ठीक है। लेकिन जैसे हम यहाँ पर साइन 2 की बात करते हैं तो वी नॉट ज़्यादा हो जाता है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन कैसी बनेगी, 2m। अब v ज़्यादा है तो हम वी नॉट को पहले लिखेंगे। अब हमने वी नॉट को पहले लिख दिया तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस के एच कट स्क्वायर साइन इक्वल्स टू बी 0, ठीक है। और जब भी हमारा माइनस सेंटर में आ जाता है तो अब आयोटा नहीं आएगा, तो सिर्फ क्या आएगा, सी ई की पावर अल्फा एक्स प्लस डी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स, ठीक है। आयोटा नहीं आएगा क्योंकि सेंटर में अब माइनस आ गया है, जो श्रोडिंगर इक्वेशन के बीच में था वो माइनस आ गया है। तो अल्फा की वैल्यू तो सेम रहेगी, क्या होगी, रूट में 2m v माइनस ई अपॉन एच कट स्क्वायर। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आर की वैल्यू 1 होती है और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। ई लेस देन वी नॉट पे आर की वैल्यू 1 और टी की वैल्यू 0 होती है, और जब ई ग्रेटर देन वी नॉट होता है तो आर की वैल्यू के माइनस अल्फा अपन के प्लस अल्फा के मॉड का स्क्वायर, और टी होता है 2 के अल्फा अपन के प्लस अल्फा के मॉड का स्क्वायर। तो आपको ये पोटेंशियल स्टेप में ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है, ठीक है। अब हम देखते हैं स्क्वायर वेल पोटेंशियल एंड रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर। तो वेल है मतलब थोड़ा सा डिप आएगा, ठीक है। पोटेंशियल जो पोटेंशियल होगा वो माइनस का वी नॉट होगा यहाँ पर, ठीक है। और पोटेंशियल बैरियर है, इसका मतलब ये बैरियर की तरह ऊपर वॉल की तरह बैरियर की तरह क्रिएट करेगा ये वी नॉट, ठीक है। यहाँ पर डिप आएगी, इधर की तरफ डिप आएगा और इस वाले में बैरियर आएगा, ठीक है। वेल और पोटेंशियल बैरियर में आपको ध्यान रखना है ये। अब देखो इसको याद रखने का तरीका क्या है, देखो इसमें डिफरेंस सिर्फ प्लस और माइनस का ही है। तो बैरियर जो होता है एक तरह से नेगेटिव होता है, ठीक है। किसी चीज़ में भी बैरियर होना मतलब नेगेटिव होना, तो जहाँ पर भी फॉर्मूला आएगा वहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव आएगा। और वेल है और वेल मतलब कि बैरियर से अपोजिट ही है ये, तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। तो बैरियर में नेगेटिव आएगा तो इस वाले में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब हम आर और टी की वैल्यू देखते हैं। तो आर क्या होता है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। आप सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर साइन 1 निकालना है पहले आपको, फिर साइन 2 निकालना है, साइन 3 निकालना है, ठीक है। अब उससे ही हम आपको आर बी अपॉन ए के मॉड का स्क्वायर निकालना है, और टी निकालना है आपको सी अपॉन ए के मॉड का स्क्वायर, और उसके सॉल्व करेंगे ना तो आपको ये वाला फॉर्मूला निकल के आएगा, क्या, 1 प्लस 4e वी नॉट प्लस ई अपॉन वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ए का -1 के पावर -1, ठीक है। यदि बैरियर की बात करते हैं तो क्या आएगा, 1 प्लस 4e वी नॉट माइनस ई अपॉन में वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर, एक यहाँ पर हाइपरबोलिक आता है ये, ठीक है। ये याद रखना है, बैरियर में क्या आता है, हाइपरबोलिक और माइनस का साइन, तो साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर अल्फा ए की पावर -1, ठीक है। अब हम ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की बात करते हैं तो क्या आएगा, ये 1 प्लस वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ए अपॉन में 4e वी नॉट प्लस ई की पावर -1, और यहाँ पर क्या आएगा, 1 प्लस वी नॉट का स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर अल्फा ए अपॉन में 4e वी नॉट माइनस ई की पावर -1। तो आपको इस तरह से याद रखना है। यदि आप वेल का याद रख लोगे तो बैरियर का ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको वेल का याद रखना है, आर और टी। यदि आपने आर भी याद रख लिया तो टी उसका जस्ट इन्वर्स होता है, ठीक है। यदि आपने 1 प्लस 4e वी नॉट प्लस ई ऊपर रखा है तो ट्रांसमिशन में ये नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से हम सिस्टम्स में वेव फंक्शन निकालते हैं, एनर्जी की वैल्यू निकालते हैं और डायग्राम देखते हैं, ठीक है। यदि हम पोटेंशियल स्टेप्स, वेल और पोटेंशियल बैरियर की बात करते हैं तो यहाँ पर हम आर और टी की वैल्यू देखते हैं, ठीक है। Then that is it from my side. If you like my video, subscribe to my channel, press the bell icon and the button. Thank you.